स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो हमारा देश है वो वनस्पतियों के मामले में क्या है, हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राणियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो क्या है, वो प्राणी संपत्ति में भी धनी है। हमारे यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो 90,000 प्रजाति है जीवों की, ये कुल विश्व का कितना है, ये कुल विश्व का 7.5% है। कितना? 7.5% है विश्व का। हमारे यहाँ विश्व की 7.5% की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर बात करें पक्षी की, तो हमारे देश में लगभग 2,000 से अधिक जो बर्ड स्पीसीज हैं, यानी एनिमल स्पीसीज कितनी थी? एनिमल स्पीसीज थी 90,000। कितनी? 90,000 एनिमल स्पीसीज थी। ठीक है, जो कि विश्व का कितना था? 7.5%। और हमारे यहाँ बर्ड स्पीसीज कितनी है? बर्ड स्पीसीज 2,000 है। और ये कितना परसेंट है? ये 13% है। ये वर्ल्ड का जो पूरे विश्व में जितनी स्पीसीज पाई जाती है उसमें से ये 13% है। मछलियों की बात करें तो मछलियां 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व के लगभग 12% है। हमारे यहाँ कितने जो मछलियां हैं वो कितनी हैं? 2,546, जो विश्व की कितनी है? विश्व की लगभग 12% है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वन्य प्राणी है वो विश्व का लगभग 7.5% यानी 90,000, और जो पक्षी है वो 2,000 यानी लगभग 13%। और जो मछली की स्पीसीज है वो 2,546 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। 5 से 8% तक क्या है? उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी यानी मेमल्स, एम्फीबियंस हो गए। ठीक है, तो ये सब हमारे देश में 5 से 8% तक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है? स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो हाथी जानवर है, स्तनधारी किसे कहते हैं? स्तनधारी हम मैमल्स को कहते हैं। मैमल्स को किसे कहते हैं? मैमल्स। तो जो स्तनधारी है उसे मैमल्स कहते हैं। स्तनधारी ऐसे पशु होते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। हाथी सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, जो स्तनधारी पशु है। असम, कर्नाटक, अब किन किन राज्यों में हाथी पाया था? तो असम हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो ये 3 राज्य हैं, इनके उष्ण और आर्द्र वनों में पाया जाता है हाथी। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। अब बात करते हैं वन हॉर्न राइनो की। तो ये अन्य जानवर है जो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे। जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में क्या पाया जाता है? जो कच्छ का रण है, कच्छ में क्या पाया जाता है? गधा। कौन सा? जंगली गधा पाया जाता है। उसके बाद जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसमें क्या है? ऊंट रहता है। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न जातियों के हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने अन्य जो जानवर हैं वो क्या है? भारतीय भैंसा और नील गाय, जो क्या कहते हैं, जो फसलों को खा जाती है किसानों के, नील गाय उन्हें कहते हैं। चौसिंघा, ठीक है। और छोटा मृग, जो छोटा मृग है जिसे क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। ये प्रजातियां क्या हैं? विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण और कुछ हिरण की स्पीशीज भी हमारे देश में पाई जाती हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां हैं। बंदरों की अलग अलग प्रजातियां हैं यहाँ पे हमारे देश में। आप सभी अगर क्या कहते हैं, अयोध्या क्षेत्र में या मथुरा क्षेत्र में रहते होंगे, या क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में रहते होंगे, तो आपने अपने आसपास बंदरों की 1-2 स्पीशीज तो देख ही ली होगी। अब बात करते हैं एक फैक्ट की। यहाँ जो बॉक्स में दिया हुआ है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया था। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है भारत में, WPA, ये कब लागू किया था? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया था? 1972 में। औषधीय पादप के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ की मसालों की, स्पेशली किसकी? काली मिर्च की।
किसकी? काली मिर्च की। इसकी मतलब इतना मास लेवल पे इसका वो होता था ट्रेड की, इसीलिए इसका क्या नाम रख पड़ गया? इसका नाम यवन प्रिया। इसका नाम क्या है? आप प्राचीन इतिहास की किताब में देखेंगे तो यवन प्रिया, यानी यूनानी लोग इसको बहुत पसंद करते थे। इस तासीर में गर्म भी होती है काली मिर्च, तो जो ठंडे प्रदेश है उसके लोग इसका सेवन ज्यादा करते हैं। जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। जो हमारा आयुर्वेद है, भारतीय आयुर्वेद, उसमें उसमें लगभग 2000 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। और जो 500 स्पीसीज हैं प्लांट्स के आयुर्वेदा में जिनका वर्णन है, वो हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज भी होता है। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, WCU, इसने क्या है लगभग 352 स्पीसीज का किसमें पादपों की किसमें संकट ग्रस्त में, किसमें संकटग्रस्त रेड लिस्ट में, किसमें रेड लिस्ट में इसको जो 352 स्पीसीज है उनको किसमें डाला है? रेड लिस्ट में डाल दिया है। 52 पादप अति संकटग्रस्त है। जो 52 पादप है वो क्या है? अति संकटग्रस्त है, और 39 पादपों पे विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है। जो भारत में जो औषधियों के रूप में जो जिन प्लांट्स का यूज होता है उसमें निम्नलिखित के बारे में पहले जान लेते हैं। सर्पगंधा, ये रक्तचाप के निदान, रक्तचाप किसे कहते हैं? जो बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो बीपी के निदान के लिए इसका प्रयोग होता है। और केवल भारत में, ये केवल क्या है? भारत में, यानी इंडोजेनिक है। क्या है? इंडोजेनिक है। क्या? इंडोजेनिक, ये भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद क्या है? जामुन, जिसे ब्लैकबेरी भी कहा जाता है। ये पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के भी हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह के रोग में, जो ये जामुन है यानी ब्लैकबेरी, इसका केवल फल नहीं, इसका जो बीज है यानी इसका जो सीड है, इसके सीड का अगर पाउडर बनाकर हम खाएं तो जो डायबिटीज है उसमें हमको काफी हेल्प मिलता है। उसके बाद जो ये जामुन का जो सिरका है वो क्या है? पाचन शक्ति को भी अच्छा करता है। अब बात करते हैं अर्जुन की। ताजे पत्ती का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ये जो अर्जुन का पौधा है, इसका ताजा रस क्या है? कान के दर्द में इससे हेल्प मिलता है। और रक्तचाप को नियमित करता है। रक्तचाप फिर से वही अपना बीपी। बबूल, जो अक्सर बबूल क्या होता है? एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज तो बबूल का क्या है? हमारे टूथपेस्ट में बबूल काफी मात्रा में हमको देखने को मिलता है। इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होता है। जो आंख की फुंसी होती है उसके लिए, यानी कि आंख में कोई दाना वगैरह निकल आए तो उसके लिए क्या है? लाभदायक है। इसे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। जो ये गोंद होता है, गोंद के लड्डू तो आप सभी नहीं खाए होंगे, तो जो बबूल से गोंद मिलता है ये क्या है? शारीरिक शक्ति में वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। ये एक तरीके से क्या है? पावर बूस्टर का काम करता है हमारी बॉडी में। क्या करता है? पावर बूस्टर का काम करता है ये गोंद, बबूल का गोंद। नीम, बात करें नीम की, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। यानी ये नीम क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है एक प्रकार से। ठीक है, नीम का क्या यूज है? एंटीबायोटिक है। यानी जैसे आप डिटॉल का यूज करते हैं आज के टाइम में, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में क्या होता था? उसके जगह पे क्या होता था? नीम के लेप का प्रयोग किया जाता था। नीम का पानी भी अगर क्या कहते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर शरीर में खांसी खुजली हो जाए तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर नहाने से उससे रिलीफ मिलता है। जुकाम और खांसी की दवा इसका ये तुलसी, जो बेसिल प्लांट होता है, इसको क्या कहते हैं? जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। जब हमको जुकाम और खांसी होता है तो क्या होता है? हम घरेलू नुस्खे के तौर पर क्या करते हैं? हम तुलसी की चाय पीते हैं। तो इस प्रकार हम देते हैं जुकाम और खांसी में इसका प्रयोग हम करते हैं। कचनार, कचनार एक प्रकार का शायद फूल का पौधा है। ये फोड़ा यानी अल्सर, फोड़ा, अल्सर वाला फोड़ा क्या है? ये हमारे आंतों में जो होता है, जिसे जिनमें छाले होते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी आहार नाल आंतों में जो छाले निकलते हैं उसी को हम अल्सर कहते हैं। और दमा का रोग, दमा का रोग जिसे हम अस्थमा कहते हैं शायद, तो अस्थमा और अल्सर के रोग में इसका प्रयोग होता है। पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक होती है। जो पौधे की जड़ें होती हैं, यानी जो रूट होता है, रूट और जो इसकी बड्स होती हैं, बड्स,
बर्ड्स किसमें सहायक होती हैं? ये पाचन में सहायक होती हैं। ठीक है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करें। कौन नहीं जानता है, हमारे घरों में तुलसी पाई जाती है, नीम पाया जाता है, बबूल तो आसपास मिलता ही होगा। अगर आप थोड़े से बैकवर्ड क्या कहें, थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं, तो रूरल एरिया में आपको बबूल देखने को मिल जाएगा। तो ये सब तो हो गए हमारे आयुर्वेदा के प्लांट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, फिर से लौटते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। हमारा जो भारत है, ये पूरे विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों एक साथ पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्राकृतिक वास स्थल, जो हमारा भारतीय शेर है उसका प्राकृतिक वास स्थल क्या है? गुजरात में गिर के जंगल है। जो गिर नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, तो वही जो गिर के जंगल है वही उसका प्राकृतिक वास स्थल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, और जो बाघ है वो मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदर वन के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो निक्षेपण होता है, जिस उससे जो डेल्टा का निर्माण होता है, उसका नाम सुंदरवन है। उसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में जो बाघ होते हैं वो पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। जो कैट इस जाति के जो सदस्य हैं उनमें क्या है? तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। जो तेंदुआ है क्या है? एक शिकारी जानवर है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो हिमालय का क्षेत्र है वो क्या होगा? उसका एल्टीट्यूड क्या होगा? हाई होगा। तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा? ऐसे ही स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगे जो कठोर जलवायु, यानी कि क्या कहते हैं, एक्सट्रीम ठंड जलवायु को सहन करने में सक्षम होंगे, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाया जाता है। जो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां होती है उसमें क्या पाया जाता है? याक पाए जाते हैं। जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है, क्या है ये? गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। यानी याक का जो भार है वो लगभग कितना होता है? 1 टन के बराबर होता है। और जो याक है, याक के शरीर पे आपको फर देखने को मिलेगा। और वो फर क्या है? याक की ठंड से रक्षा करता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, जो तिब्बतीय बारहसिंगा है, भारत की नीली भेड़ और जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कियांग में तिब्बती जंगली गधा। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। जो लाल रेड पांडा होता है ये भी हमें तिब्बत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नदियां, झीलें, समुद्री क्षेत्रों में कछुए। अब बात करें टर्टल्स की, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स की, और जो घड़ियाल है, ठीक है, ये पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल क्या है? जो मगरमच्छ होता है उसका माउथ कैसा होता है? ऐसा होता है लगभग ट्रायंगल में, लेकिन घड़ियाल का माउथ क्या होता है? एकदम ऐसे पतला सा होता है। ठीक है। तो चोंच जैसी संरचना होती है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो घड़ियाल रहे, वो मगरमच्छ रहेगा आपका, उसका थोड़ा चौड़ा रहेगा मुंह, लेकिन जो ये कहते हैं, ये घड़ियाल जो होगा उसका मुंह क्या रहेगा? पतला रहेगा। और जो नर घड़ियाल रहेगा उसके चोंच पे एकदम लास्ट में क्या रहेगा? बल्ब नुमा संरचना रहेगी, जिसे घटा या घंटा कहते हैं। ठीक है। तो इससे पहचान होता है कि ये नर घड़ियाल है। तो ये जो घड़ियाल और मगरमच्छ हैं ये केवल भारत में पाए जाते हैं। ठीक। तो भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो हमारे देश में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ ऐसे पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे मोर हो गया, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बतख हो गया, तोता मैना। तो ये तोता मैना से तो आप लोग बहुत फेमलियर होंगे। तोता मैना के तो बहुत सारे गाने भी बनते हैं। सारस हो गया, सारस की कहानी आपने सुनी होगी। कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन हमने अभी अपनी फसलें जैव विविधता तथा पर्यावरण से चुनी है। हमने अपनी फसलें जैव विविधता, जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए हुए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जो दूध देने वाले स्पीसीज हैं वो क्या है? बहुत सारे जो प्रकृति द्वारा हमको एनिमल्स हमको जो मिले उनमें से हमने चुने हैं कि हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए कौन से एनिमल्स के जो मिल्क है उनका हम यूज करेंगे। जानवर हमें बोझा ढोने, जैसे खच्चर का
प्रयोग जब आप हिमालयी रीजन्स में जाएंगे तो वहाँ उत्तराखंड में जो हमारे तीर्थ स्थल है वहां पर क्या है, जो खच्चर होता है उसका बोझ ढोने के काम में, कृषि कार्य में बैल का प्रयोग होता है, यातायात के साधन के रूप में, जैसे क्या कहते हैं बैलगाड़ी पहले चलती थी, पहले क्या कहते हैं ये हॉर्स कार्ट चलता था। तो ये सब क्या है, एनिमल्स का यूज होता है। मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। जो एनिमल्स है उससे क्या है, मांस और अंडे, जैसे गोट हो गई अपनी, और क्या है कैमल हो गया, बहुत क्या कहते हैं अफगानिस्तान के एरिया में खाया जाता है। उसके बाद बीफ बीफ एक्सपोर्ट में तो हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एनिमल से हमको क्या मिलता है, मांस भी मिलता है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। जो मछली है वो क्या है, पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलें, फलों और वृक्षों के पराग में मदद करते हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं फसल और फलों और वृक्षों के पराग में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। और जो हानिकारक कीड़े हैं उन पर क्या रखते हैं, जैविक नियंत्रण। जैसे जो अपना अंजीर का पौधा है, कौन सा अंजीर, ये क्या कहते हैं, ये अंजीर के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बार यूपीएससी ने इसके बारे में सवाल पूछा, तब से मुझे पता हो गया कि ये जो अंजीर का पौधा है, इसमें भी अंजीर के पौधे में जो क्या कहते हैं परागण होता है, इसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके आसपास के एक स्पेशल टाइप का कीड़ा होता है, उसी के थ्रू इसका परागण संभव हो पाता है। प्रत्येक प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हर स्पीसी है, चाहे कोई भी हो, अगर हम बात करें लायन की, अब आप लोग पूछेंगे कि क्या नाम से लायन का क्या है कंट्रीब्यूशन है, लायन क्या है, फूड चेन में टॉप पर है। तो जो टॉप पर है उसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर लायन नहीं रहेगा तो हिरन ही हिरन होंगे, और हिरन क्या करेंगे, किसानों की फसलों को खा लेंगे। इस प्रकार लायन का एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। प्रत्येक प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों का अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या है क्या कहते हैं एनिमल्स का और प्लांट्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कुछ जगह पर तो मतलब इतना ज्यादा प्लांट्स का वो हो रहा है कि प्लांट्स को काट कर मैदान बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका अति दोहन हो रहा है। 1300 पादप प्रजातियां संकट में है। हमारे देश में लगभग 1300 जो प्लांट स्पीसीज में है वो क्या है, संकट में है, तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी, 20 प्रजातियां एकदम खत्म ही हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है, और कई सारे जो वन्य जीव प्रजातियां हैं वो क्या है, संकट में है, और कुछ विनष्ट भी हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों के अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। जो इकोसिस्टम है हमारा, उसके इम्बैलेंस का क्या कारण है, वो क्या है, लालची व्यापारियों के अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक दोहन है। गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए बहुत कम है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जितना लालच हम बढ़ाएंगे, हमको चीजें उतनी कम लगेंगी, हम उतना प्रकृति को और इकोसिस्टम को डैमेज करते हुए जाएंगे। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, जो केमिकल और इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं अपशिष्ट होता है, वेस्टेज होता है, वो क्या है, और तेजाबी जमाव के कारण प्रोड्यूसर विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, जो क्या कहते हैं रसायन केमिकल्स होते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इनसे क्या होता है, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा इम्बेलेंस होता है। उसके बाद क्या है, जो फॉरेन स्पीसीज हैं उनके प्रवेश से हमारा कृषि में इम्बेलेंस होता है, बाकी इकोसिस्टम में इम्बेलेंस होता है। निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई परिस्थिति तंत्र का संतुलन का कारण है। अब जो निवास के लिए हमारे देखिए कमर्शियल यूज में जो प्लांट्स का यूज हो रहा है, घर बन रहे हैं अलग अलग, देखेंगे अपने आसपास के एरिया में, जहाँ पे पहले बिल्कुल मकान नहीं था, अब आप एक बस्ती आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, जंगलों को काट कर स्थान खाली करके वहां पे रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब जो सरकार ने जो कदम उठाए उसके बारे में देखते हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे हैं। जो हमारे देश में कितने हैं, 18 जीव मंडल नीचे हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, इनमें से 12 कौन कौन से है, ये सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल नीचों में की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कि दूसरा नंबर पे क्या है,
सन 1929 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। कहाँ से? 1992 से सरकार द्वारा जो प्लांट उद्यान है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्लांट उद्यान को पादप उद्यान को क्या दिया जा रहा है? वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। इसकी पॉलिसीज बन रही हैं और कुछ तो इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। अभी हाल ही में जो क्या कहते हैं, बाघ संरक्षण का जब 85 वर्षगांठ मनाया गया, तो हमारे देश ने 5 बिग कैट्स के स्पीसीज के संरक्षण के लिए IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भी की। आपने देखा होगा इसके बारे में। 106 नेशनल पार्क, 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जो 106 नेशनल पार्क हैं, इसमें कुछ ऐड भी हुआ है, मैं आपको अगले क्लास में अपडेट दे दूंगी। 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और उसके बाद क्या है, कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण को अंध विनाश तत्काल समाप्त किया जाए। यानी जो हमारा क्या कहते हैं, प्लांट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस। पहली बात तो जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है, सबसे पहले तो हमको उसका इंपॉर्टेंस समझना होगा, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा। उसके बाद उसको बचाने के लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, उसके बारे में, तरीके क्या हैं उसके बचाने के, उसके बारे में सोचना होगा। केवल सरकारी योजना से काम नहीं चलेगा, केवल योजना बनने से भर से काम नहीं चलेगा, उसका ठीक से क्रियान्वयन होना भी जरूरी है। हमें अपने स्तर पे प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें अपने स्तर पे प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन से क्या होगा, प्लांटेशन से हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और बहुत सारे क्या कहते हैं फायदे इससे हैं। ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या कहते हैं, वायुमंडलीय गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। उत्सर्जन में कमी क्या, एक तरीके से वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने इकोसिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। केवल सरकार के काम करने भर से नहीं होगा, केवल सरकार के काम करने भर से नहीं होगा, हमें अपने लोकल लेवल पर काम करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अपने अर्थ को ऐसे डैमेज करते जाएंगे और क्या कहते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर, हर कुछ हमको देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि समय रहते हैं हम चीजों पर ध्यान देकर सही कर सकते हैं। जो 18 जीव मंडल नीचे है उनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डुब्रू साइकोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमगढ़ी, अचनकमर अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना, शेषाचलम। कहीं कहीं ये हमको शेष अचलम क्या है, शेषाचलम के रूप में भी देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज मत होना, शेषाचलम शेषाचलम दोनों एक ही है। पढ़ लेते हैं माइग्रेंट पक्षियों के बारे में, प्रवासी पक्षियों के बारे में। भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ पाए आते हैं। ये मैंने साइबेरिया सारस का एक थोड़ा सा ठीक ठाक इमेज निकाला है, NCERT का इमेज का क्लियर नहीं था। तो ये जो साइबेरियन सारस है, यहाँ पे क्या है, हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छकरण है, जो हमारे गुजरात का ये वाला कच्छकरण वाला इलाका है। ये क्या है, इनका जो क्या कहते हैं, इनका मनपसंद स्थान, ये वाला इलाका जो है कच्छकरण, इनका मनपसंद इलाका है। जिस स्थान पर मरुस्थल समुद्र से मिलता है, ये क्या है, इस स्थान पर मरुभूमि जो है समुद्र से मिलती है। यहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो की हजारों संख्या में आती है। जो लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों संख्या में आती है, जो फ्लेमिंगोज होती हैं, और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसला बनाती है। जो खारा कीचड़ है, साल्टेड मड जो है, उसमें क्या है, उसको ढेर बनाकर उसमें अपने घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों से यह भी एक है।
जो हमारे देश में अनेक दर्शनीय दृश्य सीनरीज है, उसमें से एक भी वन ऑफ सीनरीज में से ये रन ऑफ कच्छ का जो माइग्रेंट प्रवासी पक्षियों का जो क्षेत्र है वो भी आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, भारत के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।